हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है ये है क्रांतिकारी या हिंसक गतिविधियाँ। आपको पता है कि जब बंग भंग आंदोलन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो क्रांतिकारी युवक तन मन धन से जुड़े थे और इसका कोई खास रिजल्ट नहीं आया, तो उनको बड़ी हताशा और निराशा हुई और फिर ये क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ चले गए। और इससे अलग भी महाराष्ट्र और पंजाब में, बंगाल से अलग महाराष्ट्र और पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, उनको हम डिस्कशन करेंगे। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि मैंने जो भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं सभी इसमें डाल दिए हैं। तो ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, क्रांतिकारी या हिंसक गतिविधियां क्यों हुई थी। ये जान लेते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा निराशा एवं ऊर्जा अनियोजित, यानी स्वतंत्रता आंदोलन जो रिजल्ट सोचे थे वो नहीं दे पाया, और बच्चों यानी वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे उनकी ऊर्जा थी उसका सही से यूज़ नहीं हो पाया, और जो उनकी एनर्जी थी अब उन्होंने हिंसा में लगा दिया, क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा दी। और क्या हुआ था, रूस में निहिलिस्टों ने क्रांतिकारी गतिविधियां की थी और उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। और आयरलैंड के क्रांतिकारियों के कारण है ना, आयरलैंड को मतलब स्वशासन मिल गया था। इससे प्रेरणा पाकर भी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। तो हम शुरू कर लेते हैं, बंगाल से शुरू करेंगे। जो बंगाल में भद्र लोक समाज था, यानी कि बंगाल के भद्र लोक समाज से ये शुरू हुई थी। बंगाल में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हुई, सब डिस्कशन करेंगे। बंगाल का जो प्रथम गुप्त संगठन था, यानी जिसने अंडरग्राउंड होकर काम किया, तो ये अनुशीलन समिति था। इसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसकी स्थापना, सॉरी ये 1904 है, गलती से हो गया, ठीक कर, कभी कभी हो जाती है छोटी मोटी गलती, तो उसको ठीक कर लिया करो प्लीज़। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी अनुशीलन समिति की। और मिदना, ये दो जगह पे अनुशीलन समिति बनी थी। मिदनापुर में अगर आ जाए तो ज्ञानेंद्र बसु द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और कोलकाता में अगर आ जाए तो पी मित्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कोलकाता वाला ज़्यादा फेमस हुआ था, इसने काफ़ी गतिविधियां की थी। और कोलकाता वाले से जतिंदर नाथ बनर्जी और वरिंदर कुमार घोष जुड़े हुए थे। ये दो महान क्रांतिकारी थे। कई बार इनका नाम आ जाता है कि जो जतिंदर नाथ बनर्जी और वरिंदर कुमार घोष किससे जुड़े हुए थे, जो कलकत्ता की अनुशीलन समिति थी जिसकी स्थापना पी मित्र ने की थी, उसके द्वारा उसके साथ ये जुड़े हुए थे, याद रखना, ठीक है। जो वरिंदर कुमार घोष था और भूपेंद्र नाथ दत्त था, इनके द्वारा युगांतर साप्ताहिक जारी किया। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युगांतर साप्ताहिक ने ऐसे ऐसे लेख और ऐसी ऐसी बातें लिखी न्यूज़पेपर में, इसी के कारण बंगाल में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। तो ये युगांतर था, जो इस ये किसने शुरू किया था, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंदर कुमार घोष ने, ये दोनों ने शुरू किया था। 12 साल सम्मेलन में क्या हुआ था, जो पुलिस थी, अंग्रेज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया लोगों पे। और इस अत्याचार पर युगांतर ने एक स्टेटमेंट लिखी थी, या एक मतलब ये कहते हैं एक व्याख्यान दिया था उन्होंने अपने अखबार में, कि 30 करोड़ भारतीय, उस समय भारत की पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, 30 करोड़ भारतीय जब 60 करोड़ हाथ उठाएंगे तो शोषण के विरुद्ध और अत्याचार को खत्म किया जाएगा। यानी जो अंग्रेज और शोषण और अत्याचार कर रहे थे, अगर 30 करोड़ भारतीय उसके खिलाफ हाथ उठाएं या हथियार उठाएं या हिंसक प्रदर्शन करें तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारतीयों की तादाद बहुत ज़्यादा थी अंग्रेजों से। इन्होंने हिंसा के रास्ते को ही महत्व दिया। और ये स्टेटमेंट भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है, किसने दी, तो युगांतर न्यूज़पेपर ने दी थी, याद रखना। इसके द्वारा लेख लिखे जाते थे और उन लेखों का जो टाइटल होता था, मुक्ति कौन पाथे, यानी मुक्ति किसके द्वारा दी जाएगी। और इसमें बताया जाता था कि मुक्ति सिर्फ और सिर्फ हिंसा द्वारा दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेख भी, मुक्ति कौन पाथे किसके द्वारा लिखे जाते थे, ये लिखे जाते युगांतर द्वारा। फिर क्या हुआ, इससे प्रभावित होकर युगांतर से प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस, ये दो पर्सनैलिटी थी बंगाल की, इनके द्वारा जज थे किंग फोर्ड, किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी था, इनके द्वारा किसकी हत्या का प्रयास किया गया, तो जज था किंग फोर्ड, इसकी हत्या प्रयास किया गया। लेकिन इसकी बग्गी पर बम ना पड़ के कैनेडी की बग्गी थी उसकी गाड़ी पर पड़ा गया और दो महिलाएं मारी गई। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और खुद्दीराम बोस को फांसी दी जाती है। और ये है ना सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले, ये यानी कि यंगेस्ट जो फांसी पाने वाले भारतीय थे, ये भी क्वेश्चन है, तो वो थे खुद्दीराम बोस। और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, ये भी पूछ लेते हैं, आत्महत्या किसने की, प्रफुल्ल चाकी ने। इन और अलीपुर षड्यंत्र केस चला था, इसमें वारिंदर घोष, यानी कि जिसने युगांतर लिखता था जो वारिंदर घोष, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके भाई अरविंद घोष को बीच में अंदर कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये केस याद रखना, अलीपुर षड्यंत्र केस।
पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, यानी बंगाल में बड़े लेवल पर हुई थी। लेकिन अगर स्टेट में आ जाए तो स्टार्टिंग जो हुई थी वो महाराष्ट्र से हुई थी क्रांतिकारी गतिविधियों की। मैंने कल आपको बताया भी था, जो चापेकर बंधुओं ने रैंड एंड आर्स्टेड की हत्या कर दी थी, तो वो सब महाराष्ट्र में ही शुरू हुआ था। और महाराष्ट्र में जो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाया गया था, याद रखना, काल समाचार पत्र था। ये भी पूछ लेते हैं, काल समाचार पत्र कहाँ पर जारी होता था? तो महाराष्ट्र में होता था। गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की। और ये किसकी तर्ज पर की थी? मैजनी की तरुण इटली था। मैजनी का तरुण इटली जो था न्यूज़पेपर, उसकी तर्ज पर गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी, संगठन की स्थापना की थी। बाद में इसी का नाम अभिनव भारत रख दिया गया था, और ये अभिनव भारत संस्था आज भी चल रही है, इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और इस महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि नासिक का एक मैजिस्ट्रेट था, जिसका नाम था जैक्सन। इसने बहुत निर्दोष लोगों को बहुत कठोर यातनाएं दी थी, यानी छोटे छोटे दंड देने चाहिए थे इसको, मतलब छोटी छोटी गलतियों पर। अगर किसी ने बहुत छोटी गलती की है, उसको सबक सिखाने के लिए इसने, या उसमें डर बैठाने के लिए जैक्सन ने बहुत बड़े बड़े दंड दिए थे। इससे मतलब बुरा मानकर अनंत काहनरे ने इसको गोली मार दी थी। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैक्सन को गोली किसने मारी थी? तो महाराष्ट्र नासिक के अनंत कानरे ने मारी थी। और ये देखिए, ये है खुद्दीराम बोस जी, मैंने स्पेशल फोटो डाला है। सबसे कम उम्र के ये फांसी पर झूल गए थे। ऐसे महान जो क्रांतिकारी हैं, उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, खुद्दीराम बोस ऐसे क्रांतिकारी थे जो सबसे यंगेस्ट थे फांसी पर झूलने वाले पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में। और पंजाब में अजीत सिंह ने क्रांति को संभाला था। अब हम पंजाब का डिस्कशन करेंगे। पंजाब में अजीत सिंह थे जिन्होंने भारत माता पत्र लिखा था, और इसी के द्वारा क्रांतिकारी विचारों को फैलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, भारत माता पत्र किसने लिखा? तो अजीत सिंह ने शुरू किया था। और इनका दूसरा समाचार पत्र लाहौर से निकलता था, जिसका नाम था अंजुमे मोहसी बाने वतन। ये इनके न्यूज़पेपर का नाम था, और इसी से ये क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाते थे। और जो ये अजीत सिंह थे, ये भगत सिंह के चाचा थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पंजाबी द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। और दिल्ली में क्रांतिकारी विचारधारा को आगा हैदर और सैयद हैदर रजा ने फैलाया था। लॉर्ड हार्डिंग के काफिले, ये लॉर्ड हार्डिंग भारत के वॉइस रॉय थे, इतने बड़े पद पर, मतलब जो पूरा, मतलब ये मान लो कि आज का जो राष्ट्रपति है, उस समय भारत का वही ओहदा वॉइसरॉय के लिए होता था। तो मतलब ये मान लो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और कितनी स्ट्रिक्टनेस होती थी। तो एक वायसराय जैसे पद पर, जो भारत में उस समय सर्वोच्च पद था, उसके काफिले पर बम फेंका गया था सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस के द्वारा। कब? 23 दिसंबर 1912 में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके ऊपर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया था। ये दोनों भाग गए थे, ये पकड़े नहीं गए थे। ये है रास बिहारी बोस, बहुत ही महान आत्मा। इन्होंने क्या किया था? 1905 में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। 1908 में अलीपुर बम धमाके में भी इनका हाथ था, बंगाल में। फिर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, ये देखो यहाँ पे स्पेशल डाल रखा है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमले में शामिल थे। ये बाद में निकल के बच गए थे। और 1916 में इन्होंने जापान की नागरिकता ली। बाद में ये जापान चले गए थे। ये भी पूछ लेंगे कौन से क्रांतिकारी बाद में जापान में चले गए थे, तो वो थे रास बिहारी बोस। और 1918 में जापानी महिला ताशिको से इन्होंने शादी कर ली थी। 1942 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो बाद में आज़ाद हिंद फौज बनी, उसका नेतृत्व भी संभाला। और 1945 में इनका निधन हो गया। महान क्रांतिकारी थे, सैल्यूट है इनको। तो आपने ये ध्यान रखना है, स्पेशल मैंने फोटो डाला ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां देखो, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी ना 1905 से लेकर 1919 तक, वो हमने डिस्कशन कर ली। वो तीन ही स्टेट में मुख्य हुई थी, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में। अब विदेशों में भी बहुत महान क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, हम उनको जान लेते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, है ना, क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के लिए लंदन, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और इनको द्वारा एक सोशियोलॉजिक समाचार पत्र था, यानी कि कोई सबका बराबर हक है, जो भी संसाधन है पृथ्वी पे, ये इस विचारधारा को फैलाता था। और अगर वो नहीं मिलता है तो उसको जबरदस्ती छीन लेना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सोशियोलॉजिक में दी थी कि इन्होंने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। और इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, वो भी लंदन में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको बाद में पेरिस निकलना पड़ा, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पर्सनली प्रेशर डाला गया। और फिर बाद में वहाँ से ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड चले गए थे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। कर्नल थे ये विलियम वायली, इनकी जो भारत में हरकतें थी उनसे परेशान होकर इंग्लैंड में इनकी हत्या कर दी गई थी मदन लाल ढींगरा द्वारा, और 1909 में ये किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नल विलियम वायली की हत्या, और कहाँ पर की गई ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंग्लैंड में, और किनके द्वारा? मदन लाल ढींगरा क्रांतिकारी थे, उन्होंने इनको गोली मारी थी, और 1909 में ये काम हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाद में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फ्रांस में जो काम किया था भीकाजी रुस्तम कामा, ये मैडम थी भीकाजी रुस्तम कामा, और पिछले 3-4 एग्जाम में इन पे अभी करंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भीकाजी रुस्तम कामा जो फ्रांस में रहती थी और भारतीय मूल की थी, जो कि पारसी महिला थी, इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में वहाँ पर काम किया, और इन्होंने जर्मनी स्टुटगार्ट में 1907 में भारत का झंडा इंटरनेशनल सोशलिस्ट काउंसिल में फहराया। यानी वहाँ पर जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट काउंसिल हो रही थी, और इन्होंने जर्मनी में भारत का झंडा वहाँ पर फहराया। किसने? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने। और ये कहा कि हम एक अलग राष्ट्र हैं, हम एक आज़ाद देश हैं। ये बहुत बड़ी मतलब एक घटना थी क्रांतिकारी गतिविधियों में, तो ये आपने इनको याद रखना, बहुत महान घटना थी। और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। ये है मैडम भीकाजी कामा, मैंने स्पेशल फोटो डाला है, और ये देखो, ये इन्होंने झंडा फहराया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था वंदे मातरम, यानी भारत की भूमि को प्रणाम। और ये है मदन लाल ढींगरा, देखो मैंने इनका भी स्पेशल फोटो डाला ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये मदन लाल ढींगरा जी पंजाब के रहने वाले थे, और इन्होंने कर्नल विलियम वायली की हत्या की थी इंग्लैंड में जाकर। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए गदर आंदोलन, गदर आंदोलन बहुत फेमस है, और इनका अपना एक योगदान था। इन्होंने अपना सर्वस्व लगाकर भारत की आज़ादी के लिए काम किया था। 1911 में क्या हुआ था, लाला हरदयाल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे थे ये, और 1 नवंबर 1913 को इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। तो याद रखना, लाला हरदयाल द्वारा 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, बाद में गदर समाचार पत्र निकाला गया, और इसमें एक लेख लिखा जाता था, अंग्रेजी सरकार के काले चिट्ठे, या अंग्रेजी सरकार के कच्चे चिट्ठे भी कह देते हैं। तो ये अंग्रेजी सरकार के कच्चे कच्चे चिट्ठे जो लेख लिखा जाता था, ये गदर न्यूज़पेपर द्वारा लिखा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें बताया जाता था कि कैसे कैसे अंग्रेजी सरकार है वो भारतीयों पर जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। और गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी अमेरिका में था, यानी यूएसए के पश्चिमी भाग में सैन फ्रांसिस्को में बहुत ज़्यादा भारतीय रहते थे, और गदर पार्टी का मुख्यालय भी यहीं पर बनाया गया था। इसके अन्य सदस्य थे, रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे, रामदास थे, जीडी कुमार थे, तारकनाथ दास थे, सोहन सिंह बकना थे, करतार सिंह सराभा थे, भगवान सिंह थे, और परमानंद थे। इन सदस्यों को याद रखना है। इनसे बाहर का कोई सदस्य जो इसका सदस्य नहीं था, वो देखे ऑप्शन में पूछ लें कौन इसका सदस्य नहीं था, तो इम्पोर्टेंट है। और साथ में बता देता हूँ, ये ऐसा एक दल था जिसमें किसी धर्म या जाति की कोई बेड़ी नहीं थी। बहुत ही मतलब ब्रॉड सोच लेके ये चल रहा था, और इसका उद्देश्य था भारत को मतलब हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों से आज़ाद करवाना। इससे पहले भी वहाँ पे 2 संगठन काम करते थे, इन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। वैंकूवर कनाडा में स्वदेशी सेवक ग्रह काम करता था, और सिएटल जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसमें यूनाइटेड इंडिया हाउस काम करता था। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, कामागाटा मारू प्रकरण। इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये फिलहाल भी चर्चा में रहता है, और ब्रिटेन पर दबाव डाला जाता है इस प्रकरण के द्वारा कि ये एक नैतिक गलती थी ब्रिटेन की, और इस जो जुल्म हुआ था, ब्रिटेन और कनाडा दोनों का इसमें बराबर हाथ था, और इनको उनको अब भी इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। कामागाटा मारू प्रकरण ये इतना ज़्यादा मतलब ऐसा प्रकरण था जिस पे आज तक भी भारतीय बहुत गुस्सा है। तो क्या हुआ था, कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था, एक तो यही याद रखना। और ये गुरदीप सिंह द्वारा लिया गया था किराए पर, और यह एक जापानी जहाज था। कामागाटा मारू जहाज को किराए पर गुरदीप सिंह के द्वारा ले लिया गया, और इसमें 351 सिख और 21 मुस्लिम नागरिकों को सिंगापुर से ले जाया गया। कहाँ? वैंकूवर कनाडा। ये याद रखना है, जहाज किसने लिया? वो लिया गुरदीप सिंह ने। ये कौन किसका जहाज था? जापान का जहाज था। और फिर इसको कहाँ लेके जाना था? वैंकूवर कनाडा में लेके जाना था, ताकि ये वहाँ पर रोजगार कर सकें और सुखदायी जिंदगी बिता सकें। और कहाँ से चला था ये भी याद रखना, ये सिंगापुर से चला था। कनाडा की सरकार द्वारा इसे वापस भेज दिया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था,
और कनाडा की सरकार किसके, ब्रिटेन के पक्ष में थी। और ब्रिटेन ने दबाव डाला कि भारत से जाने वाले किसी भी भारतीय जहाज को कनाडा में प्रवेश ना दिया जाए। और 27 सितंबर 1914 को वापिस यह कोलकाता पहुंचा और ये बजबज बंदरगाह पर पहुंचा। ये बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और वहां पर इसमें मुठभेड़ हुई जो क्रांतिकारी थे पुलिस में और क्रांतिकारियों में, और 22 लोग इसमें मारे गए। और उनका हिसाब आज तक भी इंडिया मांग रहा है ब्रिटेन से और कनाडा से। फिर क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा रोष फैल जाता है, विशेषकर पंजाब में। और फिर गदरी जो बाबे थे या जो गदर आंदोलनकारी थे, वो गदर आंदोलन की पूरी रूपरेखा बनाकर गदर आंदोलन की तैयारी कर लेते हैं। और उसके लिए दो मौके बहुत अच्छे देखते हैं। वो एक तो प्रथम विश्व युद्ध और एक कामागाटा मारू प्रकरण के मौके को भांपते हुए गदर आंदोलन को कर दिया जाता है। और जो इसकी डेट रखी जाती है 21 फरवरी 1915 को फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में विद्रोह की योजना बनाई गई, यानी इस डेट को सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाएगा। और रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल को नेता चुना जाता है भारत में, किसका, गदर आंदोलन का। लेकिन वहां पर मुखबिरी हो जाती है और यह असफल हो जाता है। और जो भारत आते हैं गदर आंदोलनकारी, वो दो रास्ते से आते हैं। एक श्रीलंका से, जो कि दक्षिण भारत से आते हैं। वो क्रांतिकारी जो दक्षिण भारत से आते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो पंजाब के रास्ते से आते हैं उन सबको पकड़ लिया जाता है और बुरी तरह से यातनाएं दी जाती है, जेलों में ठूसा जाता है। एकमात्र महान क्रांतिकारी जो कि इसको लीड कर रहे थे उनको फांसी दी गई, वो करतार सिंह सराभा थे। एकमात्र गदरी नेता थे ये, आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। एकमात्र गदरी नेता जिनको फांसी दी गई थी वो कौन थे, तो वो थे करतार सिंह सराभा। इनको सार्वजनिक रूप से फांसी पर टांग दिया गया था। और रास बिहारी बोस क्या थे, वो इसके बाद जापान चले गए थे, यानी कि गदर आंदोलन के असफल होने के बाद रास बिहारी बोस क्या थे, वो जापान चले गए थे। ये देखिए, ये थे करतार सिंह सराभा, कितनी महान हस्ती थे। देश की आज़ादी के लिए इनका एक अपना योगदान है, महान योगदान है। फिर इसके बाद हम चलते हैं जर्मनी में। जर्मनी में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल ने जिमरमैन प्लान बनाया था। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे, जिमरमैन प्लान क्या था। तो ये भारत की आज़ादी को क्रांतिकारी गतिविधियों से बनाई गई एक योजना थी। और ये जर्मनी में बनाई गई थी वीरेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल के द्वारा। और इन्होंने बर्लिन में एक कमेटी भी बनाई थी जिसका नाम था कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। अब चलते हैं आगे, कहाँ कहाँ पर क्रांतिकारी प्रयास हुए। अलीगढ़ के राजा थे, देखो ये एक राजा थे यानी कि एक किंग थे, लेकिन क्रांति के लिए इन्होंने इतना प्रयास किया भारत में, और जब ये भारत में नहीं कर पाए तो फिर इन्होंने इसमें अफगानिस्तान का भी सहारा लिया। एक राजा होते हुए, लेकिन आज़ादी एक अलग ही चीज़ होती है, इसके लिए इन्होंने देखो कितना महान प्रयास किया। अलीगढ़ के राजा थे, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के किंग थे, ये असली में महाराज थे, जिनका नाम था चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह। तो इनके नेतृत्व में काबुल जो अफगानिस्तान में है, वहाँ के युवराज अमानुल्लाह को लेकर अस्थाई भारतीय शासन या अस्थाई भारतीय सरकार की स्थापना की गई। यह भारत की पहली सरकार थी। देखिए, एक तो ये याद रखना है, ये पूछ लेंगे किस राजा ने भारत से बाहर अफगानिस्तान में क्रांतिकारी गतिविधियां की भारत की आज़ादी के लिए, तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यानी एक तो नाम में राजा होता है, एक असली का राजा होता है जो कि मतलब रॉयल फैमिली में पैदा होता है। एक रॉयल फैमिली में पैदा होकर भी इतने ज़्यादा प्रयास करना, और फिर भारत में भी और भारत के बाहर भी प्रयास करना, वाकई में ये एक बहुत बड़ी महानता का काम था। सॉरी। तो ये काम किया गया था अलीगढ़ के राजा चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, जिन्होंने काबुल अफगानिस्तान में जाकर वहाँ के युवराज, ये नाम भी याद रखना, अमानुल्लाह को साथ लेकर अस्थाई भारतीय शासन या अस्थाई भारतीय सरकार की स्थापना की थी। और ये मैं बता दूं, ये जो काबुल में सरकार बनाई थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय सरकार ने इनका स्टैचू भी बनाया, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ में ये भी याद रखना, भारत की पहली सरकार थी, यानी भारत द्वारा एक आज़ाद अपनी सरकार जो बनाई गई थी, यह भारत की पहली सरकार थी, और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो काबुल अफगानिस्तान में ये बनाई गई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें उनका साथ दिया था बरकतुल्लाह व ओबेदुल्ला सिंधी ने दिया था, यानी दो ये महान मुस्लिम पर्सनैलिटी थी, ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में देश की आज़ादी के लिए लड़ी थी। तो इनका भी योगदान ध्यान में रखना आपने।
ये थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो अलीगढ़ के राजा थे और जिन्होंने से बाहर जाकर भी भारत की आज़ादी के लिए काम किया और पहली भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो ये आपने याद रखना है। तो ये थे आज का पूरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।